राजा अग्रसेन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। सर उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था सर, और 2022 में मुझे इंटरव्यू देने का भी मौका मिला। और सर प्रिपरेशन के साथ साथ मैं एज फ्रीलांस मेंटोर एंड इवैल्यूएटर भी काम कर रहा हूँ सर, यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। और सर प्रेजेंटली मैं अपना मास्टर्स भी कर रहा हूँ सर, पॉलिटिकल साइंस में, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से। कहाँ से कर रहे हैं आप? इग्नू से? जी सर। आपने एग्जाम दिया है फर्स्ट ईयर नहीं का, सर, सेकंड अभी ईयर का? अभी अभी सर मेरा फर्स्ट ईयर है, इस बार जून में मैंने एनरोल किया है सर। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि आपकी हॉबी क्या है? आपका है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और क्या जी देखते हैं? सर। सर एक तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी शो देखना पसंद है सर। दूसरा सर हम्म, मुझे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट देखना पसंद है सर, सोशल मीडिया पे जो पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट्स के बारे में होता है सर। और सर थर्ड, हम्म। मुझे सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ना पसंद है सर। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक? कौन जी सा बुक सर। पढ़े हैं? सर अभी रिसेंटली मैंने कुछ किताबें पढ़ी है सर। एक मैंने अटॉमिक हैबिट्स पढ़ी है सर। दूसरा ठीक द है। सीक्रेट पढ़ी है। एंड थर्ड सर मास्टर योर इमोशंस पढ़ी है सर। एटॉमिक हैबिट्स में क्या बताया गया है? क्या सीखे आप उससे? जी सर। सर एटॉमिक हैबिट्स में मेनली अच्छी हैबिट्स को कैसे फॉर्म करना है और कैसे उसे सस्टेन करना है लॉन्ग टर्म के लिए, और कैसे उसे अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज करना है सर, इसके बारे में बात की गई है। सर कुछ हैबिट्स बनाने की सर कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो उसमें शेयर की गई हैं सर। कुछ बताइए, जो बताइए जी क्या है? सर। जी सर। सर पॉइंट वाइज मैं बताना चाहूंगा सर। पहली है एक हैबिट स्टैकिंग करके सर एक टर्म दिया है, कि किसी भी दो हैबिट को हम लोग एक साथ अलाइन कर सकते हैं सर। जैसे कि अगर हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम सर जाके सनराइज को देख सकते हैं। तो ये हमारा फिक्स्ड हैबिट होना चाहिए, दो हैबिट्स एक साथ अलाइंड होनी चाहिए, तो ये हमेशा एक साथ ही चलेंगी, हमारी हैबिट बन जाएगी सर ये। फिर सर हुँ, दूसरा बताया है कि अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे फैसिलिटेटिव बनाना है ताकि हम उस हैबिट को सस्टेन कर सकें सर। जैसे अगर हम सुबह जॉगिंग पे जाना चाहते हैं तो हमारे शूज वगैरह रेडी होने चाहिए, और बेड के साइड में होने चाहिए सर प्लेस। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं सर, बट इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। और सर थर्ड चीज है कि 0.1% अगर हम रोज इंप्रूव कर रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कई बार हम लोग सोचते हैं कि जिंदगी में एक ही दिन में हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव ले आएंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो थोड़ा थोड़ा करके लॉन्ग टर्म कैसे ग्रोथ हो सकती है, इसके बारे में बात की गई है सर उस किताब में। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, इस एटॉमिक हैबिट्स का अगर प्रशासन में यूज़ करना कहा जाए, इसे आप कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? कुछ एग्ज़ाम्पल समझाइए। हाँ जी सर। सर एटॉमिक हैबिट्स मेनली इस बारे में बात करती है कि कैसे अच्छी हैबिट्स को बनाया जाए और मेंटेन किया जाए। वो किसी हैबिट की बात नहीं करती है, हैबिट की चॉइस हमारे पास ही होती है। तो हाँ, सर मैं कुछ अच्छी हैबिट्स बना सकता हूँ सर ये जो प्रशासन में। प्रशासन में आप देखेंगे, तो जी बहुत सर। सारी नेगेटिव आपको चीज़ें दिखेगी। जी तो सर। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 0.01 भी शुरुआत हो धीरे-धीरे, तो जी। उस चीज़ को अच्छा किया जा सकता है। जी सर। तो आप कौन-कौन सा वो बदलाव करना चाहेंगे? भले ही वो छोटी ही बदलाव हो। जी। आपकी जी सर। प्रेफ़रेंस क्या है? सर पहली प्रेफरेंस डीएसपी है सर, दूसरी डिस्ट्रिक्ट हाँ, तो कमांडेंट है, और तीसरी एक्साइज सुपरिटेंडेंट है। हाँ, तो ठीक है, आप बताइए, प्रशासन बताइए कैसे आप बदलाव, क्या-क्या बदलाव करना चाहेंगे? जी सर। सर पहला, हुँ, कई बार सर गवर्नमेंट ऑफिसेज में देखा गया है कि लोग टाइम पे नहीं आते हैं या लोग लेट आते हैं सर। तो अगर हुँ, जो ऑफिसर इंचार्ज है, अगर वो सबसे पहले खुद टाइम पर आएगा सर रोज, तो उससे एक बहुत ठीक है, प्रभाव पड़ता है। तो सर बिल्कुल। पहला तो मैं ये हुँ, चेंज करना चाहूंगा सर। सर हुँ, दूसरा ये है कि मैं इम्प्लॉयज के साथ एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप, या जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ बनाना चाहूंगा सर। कि एक प्रोफेशनल लाइफ से हट के भी उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग रहे, ताकि वो खुल के अपने जो व्यूज हैं वो मेरे से एक्सप्रेस कर पाए, और जो भी बात है हुँ, कोई संकोच ना करें सर कहने में। और सर तीसरी चीज है कि अगर कोई गुड गवर्नेंस की प्रैक्टिस है, जैसे कि सर जनता दरबार को होल्ड करना है पब्लिक आउटरीच को बढ़ाने के लिए, या फिर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है सर, करप्शन को कम करना है, तो इन सब चीजों में सर इस किताब में जो मैंने सीखा है वो यूज किया जा सकता है सर। बहुत बढ़िया। ये बताइए हमें, अभी बिहार में एक इवेंट चल रहा है, जानते हैं कौन-सा इवेंट चल रहा है? सर टूरिज़्म को टूरिज्म लेकर के? टूरिज्म फेयर हुँ, चल रहा है सर पटना में। क्या है उसका, क्या नाम है? फुल नेम क्या है, जो इवेंट चल रहा है?
ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर। टूरिज्म फेयर, यस सर। क्या है इसमें, क्या प्रोविजन है, क्या क्या कहाँ होने वाला है ये, पटना में कहाँ हो रहा है? सर सर शायद बेटा में हो रहा है सर, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा बेटा में हो रहा है? हूँ। ठीक है, सर आप बताइए जी क्या इसका प्रोविजन है? सर, ये मेनली जो टूरिज्म फेयर है सर, ये बिहार में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और जो बिहार की जो मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनके बारे में एडवर्टाइज करने के लिए रखा गया है सर। जहाँ पे हम जो बिहार की एंशियंट हेरिटेज है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उसको प्रमोट करना चाहते हैं ताकि बिहार में टूरिज्म बढ़ सके। बिहार में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कौन-कौन से जी सर। प्रयास किए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा? सर बिहार सरकार ने कुछ इनिशिएटिव्स दिए हैं सर, जैसे अभी जो है मेरा प्रखंड मेरा गौरव करके है सर, माई ब्लॉक माई प्राइड। इसमें सर हुँ, रील्स अपलोड करना है और लोकल जो ब्लॉग्स हैं उसमें कोई अगर कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे लोगों को प्रोत्साहित किया गया है कि वो अपलोड करें सोशल मीडिया पे और उसे हुँ, पॉपुलराइज करें सर। हुँ। सर दूसरा है और मुख्यमंत्री होम स्टे स्कीम है सर, जहाँ होम स्टेज को प्रमोट करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। सर फिर तीसरा है सर कुछ सर्किट्स बना रही है, ट्रैवल सर्किट्स बना रही है ये इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सर। कुछ एग्ज़ाम्पल दीजिए, जहाँ-जहाँ आपको लग रहा है कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे। सपोज़ करिए कि बाहर से अभी जो ट्रैवल एंड टूरिज़्म जो फेयर हो रहा है, वहाँ बाहर से लोग आ रहे हैं, जी सर। तो कौन-कौन जगह पे घूमना चाहिए? सर जैसे कि बुद्धिस्ट सर्किट में सर जो मेजर साइट हैं जो बुद्धा के एंशियंट लाइफ से सर और बुद्धिज्म से रिलेटेड हैं, जैसे राजगीर है सर, नालंदा है। सर पटना में भी बहुत साइट्स हैं सर जो विजिट की जा सकती हैं टूरिज्म में। सर जैसे मरीन ड्राइव है, बुद्धा हेरिटेज पार्क है सर, पटना जू है। सर फिर इको जो लोग इको टूरिज्म या नेचर लवर हैं सर, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सर, राजगीर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मरीन भी ड्राइव सफर। का क्या नाम है? उसका नाम क्या है? मरीन ड्राइव तो नाम नहीं है। सर एग्जैक्टली तो मैं नाम सर नहीं जानता हूँ सर, आई एम सॉरी सर। मरीन ड्राइव तो हम लोग जो मुंबई के तर्ज पे है, इसलिए उसको हम लोग आम भाषा जी में सर। मरीन ड्राइव कर देते हैं। जी सर। सर आई विल रीड अबाउट। कुछ एक जेपी गंगा पथ, नाम सुने? जी एक सर, नाम सुना। रिंग रोड जानते हैं? रिंग रोड क्या होता है? सर हाँ सॉरी रिंग सर, रोड मैं का श्योर नहीं हूँ कंसेप्ट, सर। हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ सर। आजकल शहर में रिंग जी रोड का सर। कंसेप्ट चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जब विकास होता है, तो रिंग रोड बनाया जाता है। सर पटना से प्राइमरली वो होकर के सर्कुलर रोड्स होती हैं सर, जो आप पटना से, शहर को। अच्छा, हाँ, 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 अच्छा बताइए, बताइए। हुँ, सर सर्कुलर रोड्स होती हैं सर, दो एरियाज को इंटरकनेक्ट करने के लिए, जहाँ पे डायरेक्टली सर रोड्स कनेक्ट नहीं कर पाती हैं सर। ये मैं गेस कर रहा हूँ सर, पूरी तरीके से श्योर नहीं ठीक है। हूँ। पटना को मतलब नॉर्थ बिहार से जोड़ने के लिए मेनली अभी 2 ओवरब्रिज है, ब्रिज, पटना से नॉर्थ बिहार को जोड़ने के लिए। कौन-कौन 2 ब्रिज है? आई एम सॉरी सर, मैं श्योर नहीं हूँ सर। गेस करिए। सर आप शायद महात्मा गांधी सेतु पुल हो सकता है सर। और दूसरा सर मैं श्योर नहीं हूँ। जेपी का नाम सुने हैं? जी सर। उन्हीं के नाम से है, जेपी सेतु, दीघा से होके जी जाता है। थैंक यू। पटना, हाँ पटना थैंक यू। आपका कहाँ? पटना कब रहे हैं पटना? बिहार सर आते हैं कि पटना में नहीं? मैं हुँ, सर मैं आता हूँ, बट पटना में मैं रहा नहीं हूँ सर। छुट्टियों में कभी कभी आना हो जाता है सर। होम टाउन कहाँ है आपका? पटना ही है सर। पटना ही है। जी सर। मतलब ये तो दिख रहा है कि आप पटना को जानने का प्रयास ही नहीं किए हैं। क्या? ये जाना है पटना को? आपका सर होम टाउन है। जितना जी सर, सर जितना लिमिटेड समय में मैं जान पाया उतना मैंने जानने की कोशिश की है सर, चलिए बट बताइए, पटना में बहुत कुछ है पटना सर एक्सप्लोर करने के लिए। पटना की 4 महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बताइए, कौन-कौन से चैलेंजेज़ हैं? सर पहला तो पटना ट्रैफिक शहर का। मैनेजमेंट। जी सर, हाँ, सब पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट की जरूरत है सर, बेटर। सर दूसरा है कि हम ग्रीन कवर को इम्प्रूव कर सकते हैं सर, ग्रीनरी कम है सर थोड़ा पटना में। ठीक है। सर
तीसरा फैक्टर है कि सर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पेशली बिहार के अलग-अलग कोने से लोग आते हैं, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी का भी एक प्रॉब्लम है सर। और सर चौथा जो स्लम्स का प्रॉब्लम है सर, स्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं सर बिहार में। क्या स्लम्स? जी सर। ट्रैफिक? दूसरा क्या कह रहे हैं आप? सर पहला स्लम्स। ट्रैफिक का, सर हम्म। स्लम्स का प्रॉब्लम है सर, ग्रीन कवर थोड़ा कम है, जैसे पेड़ पौधे थोड़ा कम है सर, अच्छा, और सर ये पॉपुलेशन बताइए, डेंसिटी। एक मिशन टोटल एग्रीगेशन सेग्रीगेशन शुरू किया गया था, जानते हैं इसके बारे में? सॉरी सर, आपकी आवाज़ थोड़ी कट गई है। मिशन टोटल सेग्रीगेशन, ये एक स्कीम चलाई गई थी पटना नगर निगम के द्वारा। जी सर। कुछ सोच पा रहे हैं? सर अब मैंने रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं, जानते हैं? सॉरी सर, मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा, ये बताइए हमें, अभी मेयर कौन है वहाँ की? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं है सर। अच्छा, पटना को खूबसूरत बनाने के लिए और आप क्या-क्या प्रयास कर सकते हैं? राजधानी भी है वो। जी सर। हुँ, सर जो चैलेंजेस हैं अगर हम उन्हीं को ठीक कर दें सर, जैसे ग्रीन कवर को हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं ताकि थोड़ा हुँ, नेचर बेटर हो जाए सर। सर दूसरा, हुँ, अगर ट्रैफिक अच्छे से मैनेज हो जाएगा, अगर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं हुँ, स्पेशली अगर हम उनके साथ थोड़ा पार्किंग फैसिलिटीज की, सर मैंने यहाँ पे देखा है कि थोड़ी कमी है, स्पेशली जो मार्केट वाला हुँ, एरिया है, तो हुँ, हुँ। पार्किंग फैसिलिटी अगर हम बनाएंगे तो ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा सुधार होगा सर। सर तीसरा जो है, मुझे लगता है सर कि हम माइग्रेंट्स को जो है माइग्रेंट्स के लिए और बेटर बना सकते हैं सर बिहार को, अगर हम उनका किसी तरीके से सर रजिस्ट्रेशन ये कुछ और डेंसिटी आप कैसे सेंट्रलाइज कम सिस्टम। करेंगे? डेंसिटी कैसे कम करेंगे? सर डेंसिटी कम करने के लिए सिर्फ पटना पे नहीं सर, हमें पूरे बिहार पे फोकस करना पड़ेगा, और अगर हम लोकल रोजगार क्रिएट करते हैं बिहार के अलग अलग जिलों में, तो सर पटना में ऑटोमेटिकली वो चीज़ कम हो जाएगी सर। ठीक, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अभ्युदय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं ठीक हूँ सर। ठीक है। तो जी सर। बताइए, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है? सर पॉलिटिकल साइंस सर। पॉलिटिकल साइंस। और अभी आप जी मास्टर्स सर। कर रहे हैं? जी सर। किस विषय से कर रहे हैं? सर पॉलिटिकल साइंस से ही कर रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस से ही कर रहे हैं। तो जो इजराइल हमास का युद्ध हो रहा है, जी इसमें सर। आज अमेरिका ने बोला है इजराइल को कि अब आप युद्ध को समाप्त करें। तो आपको ये बताना है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशन हो और युद्ध समाप्त हो जाए। सर अब सबसे पहले सर हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक फॉर्मूला बताया था सर कि हमें स्टेप बाय स्टेप इस चीज को ले जाना पड़ेगा। अगर हम किसी भी छोटी सी चीज में सेटल होते हैं, अगर हम सीधा सोचेंगे कि वॉर रुक जाए, जो कि ऐसा हो नहीं पा रहा है सर, तो शायद हम उसी टर्म्स में सोच रहे हैं कि एक ही बार वॉर को रोक दिया जाए, तो इस वजह से वॉर रुक नहीं पा रही है। तो अगर हम पीस मील अप्रोच अपनाएं और स्टेप बाय स्टेप चलें और धीरे धीरे करके समझौता हो, तो मुझे लगता है कि हम इसको पीस की तरफ बढ़ सकते हैं सर। दूसरा, मैं मानता हूं सर कि जितने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, सिर्फ ये इसराइल और हमास का मुद्दा नहीं है। अगर हमें ईरान और जो बाकी रीजनल प्लेयर्स हैं जो इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं, उन्हें भी हमें बोर्ड पे लेना पड़ेगा और सबको मिलके जो है बैठक करने की जरूरत है। और सर न्यूट्रल कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया है सर, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं सर मीडिएशन में। और आपको लगता है मीडिएशन संभव है? सर जैसे अभी हालात हैं सर, मीडिएशन थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है, बट सर यही है कि हमें उम्मीद तो नहीं छोड़नी पड़ेगी, मीडिएशन अल्टीमेटली होना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉर किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं है सर। और सर हमारी जो पूर्व फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, सुषमा स्वराज जी ने, इट इज हम्म, ऑलवेज बेटर बेटर टू टॉक बिफोर द वॉर देन आफ्टर द वॉर। तो अल्टीमेटली सर बातचीत से ही मुद्दा सॉल्व होगा, सवाल चाहे हो वॉर सकता की है। बाद हो या पहले हो। जी सर। बिल्कुल। तो अभ्युदय, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। एक समस्या आ जी गई है सर। पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र से कि जी तरारी सर। विधानसभा क्षेत्र में अभी उपचुनाव होने थे
और जो जन स्वराज पार्टी ने एक कैंडिडेट वहां से नामांकित किया था, उनका जी सर। अनफॉर्चुनेटली नामांकन नहीं हो पाया। उनका पता है आपको क्या कारण है? सॉरी सर, कोई मुझे बात नहीं, मैं नहीं बता पता है देता हूँ। इसके बारे में। जी ऐसा सर। हुआ कि उन्होंने एक कर्नल साहब को टिकट दिया था, और दुर्भाग्यवश कर्नल साहब का जो है कि बिहार के वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। उनका नाम जो है कि नोएडा में रहते थे, वहीं पे वोटिंग लिस्ट में नाम है। और जी सर। जिला प्रशासन बोल रहा है उनको कि आप जो है कि यहाँ पे नामांकन नहीं करवा सकते हैं। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या-क्या क्राइटेरिया है किसी उम्मीदवार के लिए? सर जितना सर मेरी लिमिटेड नॉलेज में मैं समझ पा रहा हूँ सर, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडिया का सिटीजन किसी भी स्टेट में जाकर चुनाव लड़ सकता है सर, अगर वो वहाँ का डोमिसाइल या वोटर नहीं भी है तो। और ऐसा हमने कई बार देखा भी है सर। तो इस पर्टिकुलर मुद्दे पे सर क्यों उनका कैंडिडेचर रिजेक्ट हुआ है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। और जो क्राइटेरिया है सर वो यही है कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए जो उम्मीदवार है। और उसकी जो एज है सर वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, विधानसभा के लिए 25+ होनी चाहिए। और उनके ऊपर सर किसी भी तरीके के अगर क्रिमिनल चार्जेस हैं सर तो 6 इयर्स और मोर का जो 2 इयर्स और मोर का जो इम्प्रिजनमेंट होता है उसमें कन्विक्शन नहीं हुआ होना चाहिए सर। ठीक है। तो जी क्या सर। ये जी तब सर। तो जिला प्रशासन जो बात कह रही है वो गलत कह रही है फिर? आप नामांकन नहीं भर सकते हैं। सर इस पूरे मुद्दे पे सर मुझे थोड़ा और जानने की या समझने की जरूरत होगी सर, इसलिए मैं अभी कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरीके से। बट जहां तक सर ये इशू है, मेरे हिसाब से सर जो लॉ है सर, आरपी एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग सर यही होना चाहिए कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है सर, डोमिसाइल एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए सर। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 368 के तहत किसी भी क्या कहते हैं संविधान संशोधन की बात वो करता है, तो किस-किस तरीके की मेजॉरिटी की बात की गई है हमारे संविधान में, वो बताएं। जी सर। सर पहली तो स्पेशल मेजोरिटी है सर, जहाँ पे जो पार्लियामेंट है उनके दोनों हाउसेज में सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए, सॉरी एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी 50% जो मेंबर्स हैं उनसे ज्यादा का वोट होना चाहिए, प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग भी होने चाहिए सर दोनों हाउसेज में। मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान है वो इससे अमेंड होते हैं। लेकिन सर कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं वो आर्टिकल 368 के अंदर ही, उसमें रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स भी चाहिए होता है। जो आधे स्टेट्स की विधानसभा है सर वो सिंपल मेजोरिटी से उस अमेंडमेंट को रेटिफाई करे, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट के साथ साथ। और सर कुछ अमेंडमेंट्स हैं जिनको 368 के बाहर कहा जाता है, उसे सर सिंपल मेजोरिटी से ही हम अमेंड कर सकते हैं सर। तो सिंपल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी आप जो भी बता रहे हैं, जी इसमें सर। मान लीजिए कि क्या कहते हैं कुछ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका डेथ हो चुका है, ठीक है? जी सर। तो उनको जी सर। उनकी नंबर तो घट गई। जी। तो जब आप क्या कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी को काउंट करेंगे, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द पार्लियामेंट काउंट करेंगे या फिर उनको घटा देंगे आप? सर जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है सर, जितना मैं जान पा रहा हूँ सर, उसमें टोटल स्ट्रेंथ ही काउंट होती है। बट जहां इफेक्टिव मेजोरिटी की बात होती है, जैसे लोकसभा के स्पीकर को हटाना हो सर, रेजोल्यूशन पास करना हो, वहां पे जो मेंबर्स होते हैं उनको सर कंसिडर किया जाता है। अगर किसी की डेथ हो गई है तो फिर इफेक्टिव मेजोरिटी कम हो जाती है सर हाउस की, उसी हिसाब से सर नंबर चेंज हो जाता है। बट जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है वहां पे सर टोटल स्ट्रेंथ ही काउंट होता है। जो गवर्नर का पोस्ट है, जी सर। ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, संघीय ढांचे के लिए क्या उचित है? जी सर, मैं इसे उचित समझता हूँ, क्योंकि सर हमारे यहाँ बहुत सारे रीजनल चैलेंजेस भी हैं। और रीजनल चैलेंजेस को मीट करने के लिए और सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए गवर्नर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। और क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सर, तो इसलिए दो हेड का होना जरूरी है। और अगर हमारा रियल हेड चीफ मिनिस्टर है स्टेट लेवल पे, तो नॉमिनल हेड का होना जरूरी है सर, और उसमें गवर्नर की एक अहम भूमिका है। ओके, आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी 3 हॉबीज हैं सर। पहला है
मुझे टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पसंद है सर। हम्म। सर दूसरी हॉबी है मुझे इंटरव्यूज और पॉडकास्ट देखना पसंद है सर, पॉलिटिशियन, सिविल सर्वेंट्स और जो दूसरे प्रोफेशनल्स हैं सर अपनी फील्ड के, उनके बारे में। और सर तीसरी हॉबी है सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ना पसंद है मुझे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में उल्टा चश्मा क्यों नाम है? सर इसका जो जो ऑथर थे सर तारक मेहता, वो ये कम्युनिकेट करना चाहते थे कि उनका एक दुनिया की परेशानियों को देखने का अलग नजरिया है, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू लुक एट द वर्ल्ड। तो जो परेशानियां हैं सर, अगर हम उनका नजरिया बदल दें, चश्मे को उल्टा कर लें, तो वो परेशानियों में हमें परेशानियां नहीं दिखेंगी सर, उसमें भी हमें कुछ ना कुछ अवसर दिखेगा। तो इसलिए अच्छा। सर उल्टा चश्मा कहते हैं। ओके। ओके अभिनव, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। अभ्युदय, कब है इंटरव्यू आपका? सर परसों है। क्या कितना रेट करिएगा बताइए अपना इंटरव्यू को, आउट ऑफ 10? बिहार सर, बिहार एक वीक पॉइंट है सर। 7 करना चाहूंगा सर, मेनली बिहार की वजह से सर ये पॉइंट्स कटेंगे ही। और सर ऐसा हो बिहार रहा है मान, कि हाँ बिहार क्या? में सर अब क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है सर, मैं कुछ जैसे आप जो पूछते हैं अगले दिन मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन उसके बाद आप कुछ और पूछ लेते हैं, तो वो खत्म कभी होने वाला नहीं है सर। अच्छा कोई बात नहीं, उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है। बस मैं पटना से है इसलिए मैं थोड़ा सा पटना पूछ लिया, और जी सर। उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना जान रहे हैं उतना काफ़ी है। आप सबसे अच्छी बात है कि आप प्रश्न को अच्छे तरीके से टैकल कर ले रहे हैं। किसी भी तरह का मैं प्रश्न जी सर। पूछ रहा हूँ तो अगर आप नहीं भी जान रहे हैं तो उसको कैसे टैकल करना है, और यही तरीका भी है। जो जी एक सर। सामान्य चुनौतियाँ होती है, जैसे आपने डेंसिटी का बताया, या ग्रीन फॉरेस्ट कवर कम है, या वहाँ पे ट्रैफिक का इशू अच्छा बताया। एक समस्या का और आता है, वेस्टेज का प्रॉब्लम है, पानी जल निकासी का समस्या अभी भी है, सीवेज ट्रीटमेंट, तो वो जी आप यही सर। कर सकते हैं। ओवरऑल ठीक है। जेपी गंगा पथ, जो मेरिन ड्राइव है उसका नाम है, मेरिन ड्राइव नहीं, जेपी गंगा पथ जेपी नाम है। गंगा पर, ठीक है सर। रिंग रोड का मतलब वही होता है कि बिना शहर में घुसे हुए जहाँ आप जाना हम्म। चाहते हैं, मेन शहर में बिना एंट्री के भी आप साइड से ही, तो जो चारों तरफ से बना दिया गया है कि जैसे जो आप नॉर्थ से आएँगे, तो अगर उनको हम्म। काम मान लीजिए साउथ का काम है, लेकिन वो तो आ रहे हैं नॉर्थ से, तो शहर में क्यों हम्म। घुसेंगे? उनको साइड साइड ही निकल जाना है। जो ईस्ट से आ रहे हैं उनको जाना है वेस्ट कोना, पटना का जी सर। वेस्टर्न एरिया जाना है। अब वो शहर में घुसेंगे तो 2 घंटा जाम लगेगा। इसलिए रिंग रोड का कंसेप्ट लाया गया है कि ताकि शहरी जाम से मुक्ति मिल सके। और बाईपास का जेपी, फॉर्मेट है सर, हाँ, बाईपास की तरह। हाँ, हाँ, एक तरह का बाईपास ही फॉर्मेट है, बस उसको हम्म। खूबसूरत रूप भी दिया गया है, और वही पटना जो मुंबई का मेरिन ड्राइव है उसी के तर्ज पे बनाया गया है, इसलिए हम लोग मेरिन ड्राइव आम भाषा में कहते हैं, बट उसका नाम है जेपी जेपी गंगा गंगा पर। पथ। और वो जेपी सेतु है जो दीघा से जाती है। ठीक है, ये बेसिक चीजें ध्यान रख, बाकी आपका अच्छा था, बहुत जी बढ़िया सर। है। आप अच्छे बोल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है, और होप कि आपकी इस बार अच्छी रैंक भी आनी चाहिए। 20 20 करते हैं, है ना? थैंक यू, हमारी थैंक यू सर। शुभकामनाएँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बिल्कुल अभ्युदय, आप जॉब भी करते हैं ना? सर मैं फ्रीलांस काम कर रहा हूँ सर, इवैल्यूएटर और मेंटोर का सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अच्छा अच्छा, एवेलुएटर और मेंटोर का फ्रीलांस काम कर लेते हैं। क्या सैलरी बन जी जाती सर। है? सर वैरी करता है सर, 20 to 50 के बीच में। अच्छा अच्छा। जितना जितना काम होगा सर उस हिसाब से, जब एग्जाम्स पास आते हैं तो सर काम कम कम ले लेता हूँ मैं, तो फिर कम हो जाता है सर। अच्छा अच्छा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। बात बाकी आपका ड्रेसिंग सेंस वगैरह काफी अच्छा है अभ्युदय। बोल बहुत अच्छा लेते हैं, बहुत ही शांति से सुनते हैं, प्रश्नों को समझते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। एक मैच्योर कैंडिडेट की तरह आप दिखते भी हैं, जो एक प्रशासक में वो गुण होना भी चाहिए। और बहुत ही शिद्दत से धीरे-धीरे बोलते हैं। जब प्रश्न नहीं आता है तो आप ऐसा नहीं कि घबरा जाते हैं। बहुत देर तक सर ने सवाल ऐसा-ऐसा पूछा, जो कि आपको बिहार के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, बट फिर भी आप घबराए नहीं। ये काफ़ी अच्छी जो है कि आपका परफॉर्मेंस आपको दर्शाता है, और बहुत अच्छा है। अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया है। अब हम लोगों को ब बहुत सारी उम्मीदें हैं, और सिर्फ उम्मीद ये नहीं है कि सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के साथ कुछ अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन होगा, ये हम लोगों को उम्मीद है। और उम्मीद है कि इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छा मार्क्स आएगा। तो हम लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएँ विदय आपको। थैंक यू सर। इस चीज़ को थैंक बरकरार रखना है, और यू जी सर। अच्छे से अपना, है ना? जो आपने किया है, जो आप हैं, बस इसी चीज़ को बरकरार रखना है वहाँ पे। जी सर। ओके, ओके, थैंक यू सर, थैंक ऑल ठीक द है। बेस्ट।